2.2 टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। दो ये इसका डायग्राम, दो मासेस m1 एंड m2, फोर्सेस लग रही है F12 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, m1 जो है वो फोर्स लगा रहा है F12। मतलब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड सारे 1 1 m1 r12 f12, राइट हैंड साइड 2 वाले m2 r21 और f21। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करना वो आगे बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर, मेरे साथ लिखेंगे कंसीडर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ masses m1 and m2। कंसीडर टू masses m1 and m2 separated by a distance r, separated by distance r। the mass m2 is attracted by mass m1, क्योंकि हमने कल पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। m2 जो मास है उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, m1, m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m1 को अट्रैक्ट कर रहा है m2, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो जो इसके द्वारा द masses m2 is attracted by the mass m1 with gravitation, किस फोर्स के साथ समझ, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, m2 m1 को m2 मास m1 को अपनी तरफ खींच रहा है विद फोर्स F21। ये ध्यान देना आपने, m2 जो है m1 ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है F21 के साथ, फोर्स के साथ, और m1 जो है वो m2 को खींच रहा है F12 के साथ। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मास, यश हम टॉपिक कर रहे हैं आज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग दे लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। द मास m2 is attracted by m1 with gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी, F1 F21। तो क्या जाएगा F21 इज इक्वल, कल पता है F इज इक्वल टू किसके बराबर, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लगा, F21 किसके बराबर, G m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस r स्क्वायर, और साथ में जो इसके साथ यूनिट वेक्टर लग रहा है r21। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, r21 की वैल्यू 1 होती है, ये हम आगे करेंगे। सेम सिमिलरली द मास m1 इज अट्रैक्टेड बाय m2 विद ग्रेविटेशनल फोर्स F1। तो सिमिलरली F12 क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये वेक्टर आ जाएगा जैसे r12। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। नाउ r12 कैप इक्वल टू चाहिए माइनस r21। इस वैल्यू को हम किस इक्वेशन पुट कर, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, क्या इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये F21 इज इक्वल डी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और r2 क्या जाएगा माइनस r2। तो इस पहले लगा देते हैं माइनस r1, और ये माइनस ये वाला आंसर है इक्वेशन नंबर 2 में देखे तो Gm m2 r का स्क्वायर r12 किसके बराबर हो जाता है, F12 के बराबर। तो लिखेंगे देयरफॉर F21 इज इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह लिख देंगे F12 पूरे की जगह। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन, विच इज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। लास्ट में लिखेंगे विच इज न्यूटन third law, thus the gravitational force between two bodies are equal in magnitude but opposite in direction। ये लास्ट में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन फॉर्म। डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर ने 3 लॉ दिए थे हमें, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड्स।
वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम केपलर लॉ से न्यूटन लॉ से डिडक्शन ऑफ न्यूटन लॉ फ्रॉम ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ, ठीक है। केपलर लॉ से इसको डिडक्ट करेंगे कैसे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि अब हमें पता है कि ये ऐसे नहीं होती है, ये तो होती है एलिप्टिक, पर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या मान लेते हैं कि क्या मूव कर रही, कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कल में, ठीक है। सन जो अर्थ इसके इर्द गिर्द सर्कल में घूम रही है, ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज कर लेंगे। अब जैसे हम मान लेंगे इसमें लेट अस assume that earth of mass m move with velocity या move with velocity v and sun of mass m in circular orbit of radius r। जो डायग्राम है वो लिखेंगे हम कि पहले लिख लेंगे सन का मास m है और उसकी अर्थ का मास स्मॉल m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। उनके बीच और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, हमने अपनी मर्जी से मान लिया। और उसके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, अब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो कौन सी फोर्स लगती है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो द centripetal force F is equal to centripetal force acting on earth, force acting पूरा लिख लीजिए, the centripetal force acting on earth। अब याद होगा centripetal force क्या होती है, m b, कहीं इसको बिठा लो, कहीं पे लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी बता सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो m स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। ये कब लगती है, जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। अब क्योंकि जब ये सर्कल में मूव करेगी तो अर्थ जो यहां से लेके यहां मूव करेगी सन के इर्द गिर्द, आपको पता पूरा एक साल मतलब 365 दिन लेती है दोबारा यहां तक पहुंचने में, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। तो इसका ये क्या होगा, इसका टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है इसका वो हम निकालेंगे पहले यहाँ पे। लेट टाइम टी बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, लेट टी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसको कैसे निकालेंगे, देन v इज इक्वल टू वेलोसिटी से निकलता है 2 पाई r अपॉन टी, ये भी आपको सिखाया होगा पहले, 2 पाई r अपॉन टी, ठीक है। अब v की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, तो कितना हो गया, f इज इक्वल टू m, यहाँ पे हमने स्मॉल r माना हुआ, कैपिटल R लिखना क्योंकि हमने वहां पे कैपिटल R लिखा है, m अपॉन r, v की जगह क्या जाएगा 2 पाई r अपॉन टी का स्क्वायर, m अपॉन r ये हो गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एक r से एक r कैंसल, 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन टी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है, टाइम पीरियड बात करता है ना, तो इसलिए हम लॉ ऑफ पीरियड ही लेंगे यहाँ पे। तो क्या बोलता था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाए तो क्या लगेगा, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए के लग जाता है, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस वैल्यू को, ये जो आपके पास 4 पाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। 3 को हम 2 में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 3 इन 2, यहाँ पर फोर्स है F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर, और टी स्क्वायर क्या जाएगा के आर क्यूब, ठीक है। अब एक आर से यहां से एक आर खत्म हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेंगे, तो क्या बन गया आपके पास F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर के को मैंने अलग क्यों लिखा, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट नहीं है, मास भी चेंज हो सकता है किसी भी प्लेनेट का, ये तो हमने अर्थ ली
वीनस हो सकता है, मार्स हो सकता है, तो एम कुछ और आएगा। आर अर्थ के लिए कुछ और होगा, मार्स के कुछ और होगा, सैचुरन के लिए कुछ और होगा, किसी हर एक के लिए अलग होगा। तो एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ, इतनी फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर लगाता है उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए, ठीक है। एक्सप्रेशन फोर्स शोज दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखिए अगर हम यहाँ से सीखें तो हम क्या, हमें क्या पता लगता है कि जो फोर्स है वो मास, कोई भी अर्थ है तो अर्थ की बात करेंगे, अगर कोई और होगा तो कोई और, जो भी होगा, जो भी प्लेनेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास के, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। सिंस द ग्रेविटेशन फोर्स इज विच इंटरेक्शन, सो आल्सो एक्सर्ट फोर्स। ये तो आ गई सन की बात, सन ने इतनी फोर्स लगाई, अब अर्थ भी इतनी लगाएगा, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स किया, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू सन का मास भी है एम एम अपॉन आर, यहाँ तो लगेगा जी, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने केपलर लॉ लेके शुरू किया था और क्या सोल्व किया, ग्रेविटेशन कर दिया। तो केपलर लॉ से हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सोल्व किया। तो ये आपके पास पूरा टॉपिक है। एफ इज, हमने टी स्क्वायर से शुरू करके एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर तक पहुंचे, where g is the constant and thus the Newton's law of gravitation is deducted from Kepler law। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे को बताइए कि समझ में आया आप लोगों को।